नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अब टाइम जो है ना, वो बादल बन के सर पे क्या हो रहा, मंडरा रहा है। क्यों भाई? आपका डिपार्टमेंटल डीजीएमएस का जो भी एग्जाम है, माइनिंग सरदार, उबरमैन, मैनेजर सर्टिफिकेट, मैट मेटल वालों के लिए मैट है, फोरमैन है, मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, और इसके साथ यूपी माइंस इंस्पेक्टर। मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं दोस्तों, कई बार बताऊं, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज है, लोग इस पे गौर नहीं करते हैं। यूपी माइंस इंस्पेक्टर में ना एक आपका सिलेबस जो दिया उसका 9 नंबर टर्म है माइन लेजिस्लेशन। हम लोग कोल और माइन में जो काम करते हैं ना आदमी, उसको हम लोग बोलते हैं एल पेपर। डिप्लोमा वाले मैनेजर बनने के लिए एल पेपर निकाले भाई, सेकंड क्लास मैनेजर बन गए, है ना। तो माइन लेजिस्लेशन जो वर्ड है ना भाई, खासतौर पर उसके नहीं बता रहा जो माइनिंग इंस्पेक्टर में इस पर बैठ रहा है। तो ये एल जो वर्ड है ना, ये माइनिंग के दुनिया में कम से कम 9 किताब लेके बनता है। अच्छी तरह से बात समझ लो, माइन लेजिस्लेशन लिख दिया और कोई भी एग्जाम है, आपको इस 9 किताब के मद्देनजर और प्लस जो इनिशियल बुक है डिप्लोमा का, डीजे देशमुख 1 2 3, समझ गया ना। तो ये जो एल पेपर है, इससे मोटा मोटी मान के चलो कि 30% क्वेश्चन रहेगा। अब ये जान लो कि इस एल पेपर में है क्या क्या। सबसे पहले है, या अगर मेटल से है तो मेटल, या कोल से है तो कोल का रेगुलेशन। उसके बाद क्या है, एक्ट। उसके बाद क्या है, रूल। उसके बाद क्या है, रेस्क्यू रूल। उसके बाद क्या है, भीटी रूल। उसके बाद क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। उसके बाद क्या है, क्रेंच रूल। और लास्ट में आता है सर्कुलर। लेकिन जहां तक नौकरी पाने की सवाल है, आप सर्कुलर को माइनस कर दीजिए। सर्कुलर और क्रेंच रूल्स को आप माइनस कर दीजिए, लेकिन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल तक आपको क्वेश्चन दागा जा सकता है, ये जान लो आप। तो ये एल पेपर सिर्फ माइन लेजिस्लेशन, ये मत समझना, ये इतने पेपर का संग्रह है, मैं बता देता हूं आपको। और कोई भी एग्जाम हो तो मोटा मोटी 30 से 35% क्वेश्चन मिक्सचर रहेगा। बात समझ गए? चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, हम लोग अब बात करते हैं। आज जो हम लोग का चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा माइंस रूल 1955। रूल 1955 में मैंने 2 वीडियो दे रखा है, आपने जाके देखिएगा, उसमें 2 वीडियो दिया हुआ है, तीसरा मैं उसके दे रहा हूं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति मेडिकल जांच में अनफिट पाया जाता है तो मैनेजर उस व्यक्ति को पुनः अपील का नोटिस किस फॉर्म में देगा। क्या है प्रश्न मेरा, कि यदि कोई व्यक्ति मेडिकल जांच कराया, कंपनी जो मेडिकल आईएमई पीएमई कराती है, और अगर उसमें अनफिट घोषित हो गया हो, ठीक है, फिर क्या करेगा मैनेजर साहब, उसको पुनः अपील का नोटिस करेगा कि भाई तुम एक बार और ट्राई मार लो, अपील कर लो तुम। तो वो जो नोटिस है, अपील का नोटिस, मैनेजर जो अनफिट व्यक्ति को अपील का नोटिस देगा, वो कौन से फॉर्म में देगा भैया, वो देगा फॉर्म ओ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पीएमई कितने इंटरवल पर किया जाएगा। पीएमई कितने इंटरवल पे किया जाएगा, या पीएमई कितने समय अंतराल पर किया जाता है। कितने पे, आफ्टर 5 ईयर। कितने पे, आफ्टर 5 ईयर। अब जो है 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास तौर पे इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के लिए। एक वर्ड आता है एस्बेस्टस और मिलिंग। एस्बेस्टस और मिलिंग, या मैं इसी में जोड़ देता हूं, सिलिका डस्ट में काम करने वाले वर्कर। 3 चीज है, तीनों में से कोई ये घुसा सकता है आपको। एस्बेस्टस, मिलिंग या सिलिका डस्ट में काम करने वाले वर्कर का पीएमई कितने दिनों में की जाएगी। कितने दिनों में की जाएगी भैया, हर एक साल, प्रत्येक साल की जाएगी, साल में एक बार की जाएगी।
किसका किसका? जो व्यक्ति एस्बेस्टस में काम कर रहा है, मिलिंग में काम कर रहा है और सिलिका डस्ट में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो है, जो ठेकेदार का आदमी है, उसका भैया पीएमई कितने इंटरवल पर किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का पीएमई कितने इंटरवल पर किया जाएगा? कितने इंटरवल पर किया जाएगा? अंडर 5 ईयर, 5 साल में एक बार, आफ्टर अंडर 5 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या आता है, सुनिए कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई व्यक्ति अनफिट है, क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई व्यक्ति अनफिट है और अपील के बाद एग्जामिनेशन डेट में मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से चूक जाता है, तो कौन से फॉर्म में नोटिस दिया जाएगा? क्या हो गया? एक व्यक्ति, बात अच्छे से समझे, जब समझ लोगे ना तो ढंग से समझ जाओगे कि क्या बोल रहा है। अब समझे, एक आदमी भाई आईएमई पीएमई किया, अनफिट हो गया, अनफिट हो गया, अपील किया, अपील को एक डेट मिला, जैसे आज क्या है 2/11, तो भैया 2/11 को आज आपका अनफिट वाले का आज जांच। अब किसी तरह से कोई बंदा 2/11 को अपना जो हॉस्पिटल है वहां पहुंच नहीं पाया, अब क्या करेगा? वो क्या करेगा कि अब तो भाई आगे नोटिस बढ़ाएगा ना भाई, तो वो जो नोटिस बढ़ाएगा वो कौन से फॉर्म में बढ़ाएगा? तो वो बढ़ाएगा फॉर्म आर। कौन से में? फॉर्म आर। ठीक है, अब चलिए आगे क्या बोलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कि यदि कोई व्यक्ति मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट है और फॉर्म आर द्वारा भेजे नोटिस के बाद जांच में उपस्थित नहीं रहता है, तो कौन सा नोटिस? फॉर्म आर द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद अगर जांच के दौरान उपस्थित नहीं होता है, तो एग्जामिनेशन डेट से कितने दिन के भीतर नौकरी में नहीं रहेगा? देखो मैं एक बात बता दूं आपको, खासतौर पे जो नौकरी में है वो इस बात को समझते हैं। हम लोग अक्सर ना आईएमई पीएमई को बड़ी अवॉइड करते हैं, वर्कर भी काफी अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जब ये पढ़ोगे ना और जब समझोगे तो मैं बता दूं, अगर कोई खुंदस वाला आदमी रहेगा ना 2 मिनट में नौकरी खा जाएगा आदमी का, आईएमई पीएमई के चक्कर में। बात समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनिए, टर्म क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट है और फॉर्म आर द्वारा भेजे नोटिस के बावजूद जांच में उपस्थित नहीं रहता है, तो एग्जामिनेशन डेट से कितने दिन के भीतर नौकरी में नहीं रहेगा? कितने दिन के भीतर? 30 दिन के बाद। यानी एग्जामिनेशन डेट अगर 2/11 का है, तो अगर उस दिन अटेंडेंस नहीं लगा उसका वहां पे जांच घर में, तो क्या होगा? यहां से 30 दिन के बाद कहानी खत्म। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आता है, अक्सर क्वेश्चन दागता है, इसमें 3 आंसर होता है, 3 में से कोई एक देके 4 में से मिक्सचर करके दे देता है। टर्म समझ लो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि अपील मेडिकल बोर्ड में कौन कौन ऑफिसर रहता है? जो हम लोग मेडिकल बोर्ड में जो अपील करते हैं हम लोग, तो वो जो अपील जो बोर्ड है उसमें कौन कौन सा ऑफिसर रहता है? कौन कौन रहेगा भैया? सबसे पहले रहेगा डीजीएमएस का मेडिकल ऑफिसर। कौन रहेगा? डीजीएमएस का मेडिकल ऑफिसर। दूसरा कौन रहेगा? सीआई द्वारा नॉमिनेटेड एलोपैथिक डॉक्टर। याद रखना इस बात को, सीआई द्वारा नॉमिनेटेड एलोपैथिक डॉक्टर होगा। ठीक है? और तीसरा कौन होगा कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में एलोपैथिक डॉक्टर, जो क्या होगा? मिनिमम असिस्टेंट मेडिकल सर्जन होगा। कौन होगा? मिनिमम असिस्टेंट मेडिकल सर्जन होगा। 3 लोग। पहला कौन? डीजीएमएस मेडिकल ऑफिसर। दूसरा कौन होगा? सीआई द्वारा नॉमिनेटेड एलोपैथिक डॉक्टर होगा। और तीसरा कौन होगा?
गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में एलोपैथिक डॉक्टर जो मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रखता है, असिस्टेंट सर्जन का क्वालिफिकेशन रखता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि अपील मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाने वाली मेडिकल एग्जामिनेशन किस फॉर्म के स्तर के अनुसार किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अपील मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाने वाली मेडिकल एग्जामिनेशन किस फॉर्म के स्तर के अनुसार किया जाएगा। किसके अनुसार किया जाएगा? फॉर्म पी के। कौन बोल रहा है ये बात? रूल 29L बोल रहा है ये बात। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जो मेरा वीडियो आज पहले बार देख रहे हैं या जो कोई भी हमसे जुड़े हुए हैं, एग्जाम का भी सर पे है, और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, टाइम कम है, कोर्स को कैसे कवर करूं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप 8540874274 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। और ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। सर्कुलर और क्रैंच रूल छोड़ के आपको यहां पर टोटल चीज का नोट्स अवेलेबल मिलेगा, चाहे वो CMR हो, MMR हो, ओबरमैन हैंडबुक हो, रूल हो, एक्ट हो, रेस्क्यू रूल हो, BTC रूल हो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हो। बस समझिए कि ओबरमैन हैंडबुक मैंने बहुत जबरदस्त बनाया, 12 से 1 क्वेश्चन का जत्था है वो, खासतौर पे जो माइनिंग से जो ओबरमैन के एग्जाम में बैठ रहे हैं या जो मेटल वाले बैठ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत उपयोगी किताब है। और मैं जो नोट्स देता हूं उसमें क्या करता हूं कि MMR वाले जो मेटल वाले जो है, मैट और जो फोरमैन के लिए जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें मैं क्या करता हूं कि MMR का नोट्स जो है, उनका जो नोट्स है उसके साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, लगा के देता हूं। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको जिस पढ़ने में जहां भी दिक्कत हो रहा है, जिस भी मटेरियल की जरूरत है। और मैं बता दूं कि मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं देता हूं, हार्ड कॉपी देता हूं, तो कम से कम पहुंचने में 3 दिन मान के चलिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है इसमें कि अपील मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाने वाली मेडिकल एग्जामिनेशन माइंस में नियुक्ति के लिए किस फॉर्म के स्तर के अनुसार किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि अपील मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाने वाली जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, किस चीज के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है भैया? अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए जो है हम लोग का क्या हो रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। तो वो जो है वो कौन से फॉर्म के स्तर से होगा? कौन से फॉर्म के स्तर से होगा? तो फॉर्म P1 किसके स्तर से होगा? फॉर्म P1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपील मेडिकल बोर्ड अपना सर्टिफिकेट किसको भेजेगा। यानी कोई अनफिट वाला केस अगर जाता है बोर्ड के पास, तो बोर्ड जो जांच का जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है, वो किसको भेजेगा? तो वो भेजेगा भैया, कहां भेजेगा? मैनेजर के पास भेजेगा, माइंस मैनेजर के पास। ठीक है, कौन से फॉर्म में भेजेगा? तो फॉर्म S में भेजेगा। कौन से फॉर्म में भेजेगा? रिपोर्ट का सर्टिफिकेट फॉर्म S में भेजेगा। अब एक चीज आता है अगला रूल में कि भैया IME, PME, मेडिकल जांच, अनफिट, नन अनफिट, बहुत दिन के बाद ज्वाइनिंग, इन सबों का जो रिटर्न है, यानी साल भर का जो लेखा जोखा है, किसका किसका एनुअल रिटर्न बात कर रहे हैं हम लोग? मेडिकल संबंधित, अनफिट के बाद न्यू ज्वाइनिंग, इस तरह का जो भी रिटर्न है, साल भर का जो लेखा जोखा है, इसका जो एनुअल रिटर्न है, ये हम लोग कब भरते हैं या कब दिया जाता है? तो भैया ये जाता है 20 फरवरी और बिफोर, 20 फरवरी और बिफोर। किसको जाएगा ये नोटिस? ये जाएगा भैया CI साहब को। ये एनुअल रिटर्न कहां जाएगा? CI साहब को। और कौन से फॉर्म में जाएगा इस तरह का एनुअल रिटर्न? तो वो जाएगा फॉर्म T में। ठीक है, क्या है? एनुअल रिटर्न मेडिकल रिलेटेड, किसमें कब जाएगा, कब जमा करना है? 20 फरवरी और बिफोर। किसके पास जमा करना है, किसको भेजना है? CI साहब को भेजना है। कौन से फॉर्म में भेजेंगे?
फॉर्म टीम में भेजेंगे। क्लियर? चल, अब जो दो क्वेश्चन है ना, ये मैनेजर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और दागने दगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो। क्या है क्वेश्चन? कि किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत डिपार्टमेंटल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस का गठन किया गया है या किया जाना अनिवार्य हुआ? क्या है क्वेश्चन मेरा? कि किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस का गठन किया जाना अनिवार्य हुआ या गठन किया गया? किसके तहत भैया? 7th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत। और अगर ये बोल दे कि 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो भैया 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में हुआ। ठीक है? अगर मोटा टर्म में बोले कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस का गठन कब हुआ भैया? 1988 में। कहां से? 7th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कि किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत डिपार्टमेंट में एरिया में पीएमई सेंटर होने की पुष्टि हुई? क्या है क्वेश्चन मेरा? कि किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत डिपार्टमेंट में एरिया में पीएमई सेंटर होने की पुष्टि हुई या एरिया लेवल में पीएमई सेंटर खोलने के लिए जोर दिया गया, या ये बात कब पास हुआ? कब हुआ भैया? 8th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत। कब हुआ है? 8th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत क्या हुआ है पास? एरिया लेवल में पीएमई सेंटर खोलने की बात। और कब हुई ये बात? 1993 में। कब हुई ये बात? 1993 में। ठीक है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया। मैं आपको बता दूं कि रूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और वो शब्द इतना भारी भरकम है कि आप माइनिंग सरदार से लेके मैनेजर तक के एग्जाम में आप मान लो कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर है माइनिंग का जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं ढुकता है इस वर्ड से। और वो वर्ड क्या है मेरे भाई? तो वो वर्ड है वर्कमैन इंस्पेक्टर। मोस्ट पावरफुल पॉइंट ऑफ रूल क्या है? वर्कमैन इंस्पेक्टर। चलिए अब हम लोग उसकी चर्चा कर ले कि वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या है भैया। पहला शब्द क्वेश्चन क्या आएगा वर्कमैन इंस्पेक्टर से? कि वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन होगा भैया, या उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? दो चीज, कौन होगा यानी उसका डिजिग्नेशन क्या होगा, और अगर पूछा जाए कि उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा या कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक है? तो क्या हो गया? ओवरमैन। क्वालिफिकेशन क्या होगा? ओवरमैन। दूसरा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर सप्ताह में कितना दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम करेगा। यानी जो ओवरमैन साहब वर्कमैन इंस्पेक्टर के पद पे हैं, वो ओवरमैन साहब सप्ताह में कितना दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर का ड्यूटी करेगा। कितना दिन करेगा भैया? 2 दिन करेगा। कितना दिन? 2 दिन। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या आता है कि किसी भी माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर जो हम लोग अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, उस पे कितने मैन पावर पे नियुक्त करते हैं? तो भैया 500 और 500 से अधिक अंडरग्राउंड मैन पावर है आपके पास, तो आपको एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा। कितना अंडरग्राउंड मैन पावर कितना होना चाहिए? 500 और 500 से ऊपर अगर है तो आपको एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है। क्लियर है? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आता है, ये क्वेश्चन दागता है कि भैया हम एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर कब अपॉइंट करेंगे? एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर कब अपॉइंट करेंगे या कितने मैन पावर पे अपॉइंटमेंट करेंगे? तो ये चीज जान लो कि अंडरग्राउंड में आपका 1500 और मोर इंप्लॉय पर, अगर आपका अंडरग्राउंड माइंस का मेन पावर 1500 और मोर देन है तो क्या होगा? एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? चलिए अगला चीज क्या बोलता है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? वर्कमैन इंस्पेक्टर, और एक चीज ध्यान से सुन लो, वर्कमैन इंस्पेक्टर
अंडरग्राउंड में होता है। ठीक है, तो ये चीज जान लो कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड वाला जो है उस पर माइनस करके चले। नॉन रिस्ट्रिक्टेड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो क्या बोल रहा था कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए भैया? 5 साल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक टर्म और आप याद रखो कि टोटल एक्सपीरियंस 5 ईयर। लेकिन जिस माइंस में उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर की ड्यूटी करनी है, क्या है कि जिस माइंस में उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर की ड्यूटी करनी है उस माइंस का उसको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग का सिलेबस कौन डिसाइड करता है भैया? वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो ट्रेनिंग होगा उसका जो सिलेबस है वो कौन निर्धारित करेगा, कौन डिसाइड करेगा? कौन करेगा? सीआई साहब करेंगे। और उसका जो ट्रेनिंग है वो कैसा होगा भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजर एग्जाम के लिए कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग कैसा होता है। कैसा होगा भैया? मिनिमम 2 आवर का 30 लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन वाली ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। कैसा है? मिनिमम 2 आवर का 30 लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन वाली ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है? कितने समय का होगा भैया? 3 साल का। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितने समय का? 3 इयर्स का। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपना जांच किया, माइंस का विजिट किया, उसके बाद जो एक रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में बनाएगा? कौन सा फॉर्म में बनाएगा? फॉर्म यू में बनाएगा। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वर्कमैन क्या जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर कितने दिन के अंदर में एजेंट, मैनेजर और ऑनर, एजेंट और मैनेजर कितने दिन के अंदर में टिप्पणी करेगा या उस पर कोई एक्शन लेगा? कितने दिन के अंदर में? 15 डेज के अंदर में। कितने दिन के अंदर में? 15 डेज के अंदर में। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्कमैन के रिपोर्ट में मतभेद होने पर, वर्कमैन इंस्पेक्टर के रिपोर्ट में अगर किसी तरह से एजेंट, मैनेजर और ओवरमैन के बीच में किसी तरह से मतभेद हो रहा है तो इसका जो रिपोर्ट लिखा हो वर्कमैन इंस्पेक्टर, तो इस रिपोर्ट का एक कॉपी किसको भेजा जाएगा? सीआई साहब को भेजा जाएगा और इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। ठीक है भाई, तो आज का हम लोग का रूल का ये सेशन था, यहां पे रोकता हूं और पुनः आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भैया अगर पढ़ने में समय कम है, फैमिली वाले हैं, नौकरी वाले हैं, तो आपका दिसंबर में एग्जाम है, आज 2 नवंबर हो गया, तो अगर आप लोग को कुछ नोट्स चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, तो आप इस नंबर पे 8540874274 पे कांटेक्ट कीजिए। वहां से आप अपना सैंपल मंगा लीजिए, मैसेज कीजिए, कोई जरूरत नहीं है कॉल करने का, मैसेज कीजिए, सैंपल मंगाइए, तसल्ली हो जाइए, उसके बाद आप ले सकते हैं। हार्ड कॉपी दूंगा 3 से 4 दिन में आपके एड्रेस पे। तब तक के लिए धन्यवाद।